नमस्कार दोस्तों। गुल्लू और सतरंगी के बारे में हम काफ़ी दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं और इस चर्चा का परिणाम ये निकल रहा है कि कुछ बच्चों के मेरे पास संदेश आए हैं कि हम इस पुस्तक को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हम इस पुस्तक को पूरा पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको दिखाऊं, ये पुस्तक है गुल्लू और एक सतरंगी, और ये इसका पूरा सेट है। 7 खंड है इसमें। ये 7 खंड आप देख रहे हैं और ये 7 खंड, इसको मैं अगर दिखाऊं तो ये पूरा सेट आपके सामने है। इस 7 खंड को आप मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। अगर आप वहाँ से मंगवाना चाहें तो वहाँ से भी मंगवा सकते हैं, और अगर प्रकाशक से मंगवाना चाहें तो प्रकाशक से भी मंगवा सकते हैं। आप जैसा उचित समझे इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये प्रकाशक का पता है जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये मेरी उंगली के पास। और ये जो है उनके टेलीफोन नंबर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहें टेलीफोन द्वारा तो यहाँ पर उनके नंबर लिखे हुए हैं और उनका एड्रेस भी है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पुस्तक को उपलब्ध किया जा सकता है, और हो सकता है कि ये आपके स्कूल में भी हो। इसके कुछ खंड होंगे या कुछ खंड नहीं होंगे, लेकिन अगर आप पूरा सेट यानी कि 7 खंड हैं, 7 खंडों को अगर वहाँ से मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ से मंगवा सकते हैं। ये मैंने आपको इसकी पुस्तक का सूत्र बता दिया। और अगर आप गूगल पर भी इसको गुल्लू और एक सतरंगी लिखेंगे तो भी, अगर आप उस पर सर्च पे जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल इसकी उपलब्ध हो जाएगी। तो आज हम 27वें पाठ पर चर्चा करेंगे। 27वां पाठ मैंने कल आपको बताया था कि गुल्लू और राधा ननिहाल जाने की तैयारी में थे, क्योंकि उनके मामा जो हैं वो कहीं बाहर नौकरी करते हैं और नानी अकेली घर में रहती थी। जब मामा आते थे, उनके बच्चे और मामी वो सब आते थे तो घर में चहल पहल मच जाती थी। इसी दौरान नानी ने संदेश भिजवाया था कि भाई गुल्लू और सतरंगी नहीं, गुल्लू और राधा इधर आ जाए, ताकि उनके मामा भी आने वाले हैं तो सब बच्चे आपस में मिल लेंगे। तो बच्चों, आज मैं 27वें पाठ को आपको पठन कर रहा हूँ, इसका पाठन कर रहा हूँ और आपके लिए वाचन भी कर रहा हूँ। आप इसे देखिए और पढ़िए। होली आई। होली आई, राधा और श्वेता ने एक दूसरे पर खूब पिचकारी चलाई। गुल्लू के मित्रों ने तो उसे इतना रंग डाला कि चेहरा तक पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। होली के धूम धड़ाके में भला विष्णु और हरि कैसे पीछे रहते। जब सब ओर से रंग से भरी बाल्टियां उधेली जा रही हों तो उन्होंने भी टब में पड़े रंगीन पानी में ही पंख फड़फड़ा लिए। रंग में भीग कर दोनों ओर भी सुंदर लग रहे थे। रंग में भीग कर दोनों और भी सुंदर लग रहे थे। होली के 10 दिन बाद ननिहाल से संदेश आया कि 1 सप्ताह के लिए गुल्लू और राधा को नानी के पास भेज दो। उनका ननिहाल यूं तो कर्णपुर से अधिक दूर नहीं था, पर बीच में नदी होने के कारण फासला बढ़ गया। बस में घूमकर जाना पड़ता था। 2 से 3 घंटे लग जाते। नाव से जाओ तो 1 घंटे में ननिहाल पहुंचा जा सकता था। बरसात के दिनों में जब नदी उफरने लगती, लोग नाव में सफ़र करने से बचते थे। गर्मियों में नाव से जाने में ही लाभ था। विजयपाल को खेतों में काम था, सविता को घर संभालना था, इसलिए वे लोग नहीं जा सकते थे। हाँ, गुल्लू और राधा ने जाने की तैयारी कर ली। गुल्लू अब इतना बड़ा हो गया था कि अकेला ननिहाल जा सकता था। विजयपाल ने समझाया, बहन के साथ पहली बार नाव में सफ़र करेगा, इसका ध्यान रखना। गुल्लू तो आत्मविश्वास से लबालब भरा था। बोला, आप चिंता न करें, मैं सावधानी से जाऊंगा। थोड़ी देर बाद उसने राधा से कहा, पीछे विष्णु और हरि अकेले रह जाएंगे, इनका मन कैसे लगेगा। राधा बोली, इनका ही क्यों, वहाँ नानी के पास इनके बिना हमारा मन भी तो नहीं लगेगा। गुल्लू
इन बेचारों का ननिहाल कहाँ? जब ये दोनों हमारे पास ही रह रहे हैं तो हमारा ननिहाल ही इनका ननिहाल हुआ। चलो इन्हें भी साथ ले चलते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। नानी के यहाँ आंगन में आम का पेड़ है, दोनों उसी पर रात गुजार लेंगे। शाम को अचानक गुल्लू को हरी नजर आया। वह उनके पशु बाड़े की तरफ आ रहा था। गुल्लू समझ गया हरी आया है तो विष्णु भी जरूर आया होगा, दोनों साथ साथ ही तो रहते हैं। लो विष्णु भी आ गया। दूर से देखते ही राधा बोल पड़ी, विष्णु नानी के पास चलोगे? हम दोनों तो कल जा रहे हैं। गुल्लू ने पूछा। सुनते ही विष्णु एक मुंडेर से दूसरी मुंडेर तक अटखेलियां करने लगा, मानो ननिहाल का नाम सुन वह भी बहुत खुश हो रहा हो। हरि को ननिहाल के विषय में कुछ पता नहीं था, लेकिन विष्णु का हाव भाव देख वह भी चहकने लगा। अगले दिन विजयपाल गुल्लू और राधा को नदी तट तक छोड़ आया। दोनों को नाव में बैठाकर मल्लाह को समझा दिया कि इन्हें जीतपुर के घाट पर उतार दे। जीतपुर जाने वाली एक और सवारी पहले से ही नाव में बैठी थी, उसे बताकर विजयपाल निश्चिंत हो गया। नाव चली तो नदी की लहरों को देख शुरू में राधा डर गई, लेकिन जल्दी ही उसका डर जाता रहा। 2 साल पहले पिताजी के साथ गुल्लू नानी के घर गया था। तब बरसात का मौसम था, नदी में पानी तेजी से बह रहा था, नाव हिचकोले खाती जा रही थी। तब गुल्लू भी डर गया था, क्योंकि उसे उन दिनों तैरना नहीं आता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं, नदी में पानी कम होने के कारण बहाव धीमा था। इस सब से बढ़कर गुल्लू राधा तैरना सीख चुके थे। विष्णु एवं हरि नाव के साथ साथ आकाश मार्ग से उड़ते जा रहे थे। यद्यपि उनकी गति नाव की गति से काफी तेज थी, फिर भी वे नाव के साथ साथ ही उड़ रहे थे। अन्य यात्री दोनों पक्षियों की चुहलबाजी देख खुश हो रहे थे। बच्चों ये देखो, ये चित्र है जिसमें नाव चल रही है और नाव के साथ ये दोनों पक्षी हैं। घाट से जीतपुर तक का 1 मील का रास्ता पैदल तय करना था। ननिहाल जाने के चाव में उन दोनों को सफर की थकान का एहसास तक नहीं हुआ। नानी ने देखा तो खुशी से दोनों को गले लगा लिया। पोपले मुंह से हंसकर बोली, अरे राधा तू तो सचमुच बड़ी हो गई, पिछली बार आई थी तो इतनी सी थी, ऐसे ही बढ़ती रही तो तू गुल्लू से भी आगे निकल जाएगी। गुल्लू बोला, नानी ये खाने में बहुत तेज है, मेरा हिस्सा भी खा जाती है। नहीं नानी, ये खुद मेरा हिस्सा खा जाता है, बनावटी आक्रोश से राधा ने कहा। तभी पेड़ पर बैठा विष्णु बोल पड़ा, सच है सच है। हरि ने भी बोलने की कोशिश की, पर उसे तो सिर्फ पक्षियों की तरह ही बोलना आता था। पेड़ पर विष्णु को शोर मचाते देख नानी ने कहा, देखना बेटा ये पक्षी क्यों शोर मचा रहा है। बीच में राधा बोल पड़ी, नानी पक्षी कह रहा है राधा जो कह रही है वह सच है और गुल्लू जो कह रहा है वो झूठ है। खींचकर गुल्लू राधा को मारने दौड़ा। राधा नानी की बाहों में जा छिपी। राधा को दुलारते हुए नानी बोली, भगवान करे तू जल्दी से बड़ी हो जा, मैं तेरे विवाह तक जिंदा रहना चाहती हूँ, बाद में परमात्मा मुझे बेशक उठा ले। तब तो मैं सालों तक शादी ही नहीं कराऊंगी ताकि आप बहुत दिनों तक जिंदा रहें। नानी वैसे भी मैं अब स्कूल पढ़ने लगी हूँ, पढ़ लिख कर जीवन में आगे तक जाऊंगी, माता पिता का नाम रोशन करूंगी। बहुत अच्छा बेटी, ईश्वर करे तू डॉक्टर बन, तब बूढ़ी बीमार नानी का इलाज करना। कहते हुए नानी हंस पड़ी। नानी इसकी दवा खाओगी तो भली चंगी भी बीमार हो जाओगी, गुल्लू ने राधा को चिढ़ाते हुए कहा। राधा चिढ़ गई। नानी ने उसे मनाते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, आज तुम्हारे लिए मैंने मालपुए बनाकर रखे हैं, चलो हाथ मुंह धो लो, तब तक गरम गरम पराठे भी बना देती हूँ। मालपुओं का नाम सुनते ही राधा के मुंह में पानी आ गया। खुश होकर बोली, मालपुए, तब तो मजा आ जाएगा। पेड़ पर बैठा विष्णु फिर बोल पड़ा, हाँ हाँ मजा आ जाएगा, हाँ हाँ मजा आ जाएगा। विष्णु की आवाज़ सुन नानी ने हैरान होकर ऊपर देखा। कहने लगी, ये पक्षी तो आज नया ही आया है, मैं इसे पहली बार देख रही हूँ, मुआ हमारी नकल उतारे जा रहा है। नानी की बात सुन राधा को हंसी आ गई।
बोली, नानी ये गुल्लू का दोस्त विष्णु है, हमारे साथ कर्णपुर से आया है। इसके पास बैठा दूसरा पक्षी हरि है, ये दोनों हमारे साथ यहीं रहेंगे। नानी हैरान होकर गुल्लू से कहने लगी, अरे तुझे दोस्ती करने को कोई लड़का नहीं मिला जो पक्षियों से दोस्ती कर ली? गुल्लू बोला, नानी विष्णु लड़कों से भी समझदार है, इसके कारनामे सुनोगी तो दंग रह जाओगी। पक्षी के कारनामे? हाँ नानी, पर पहले उसे और हमें मालपुए खिलाओ। तब तक विष्णु पेड़ से उतरकर नीचे आ बैठा था। गुल्लू ने विष्णु से कहा, विष्णु नानी को नमस्ते करो। विष्णु ने दोनों पंजे नानी की तरफ उठा दिए, बोला, नमस्ते नानी। विष्णु की बात सुन नानी को बहुत आश्चर्य हुआ। बोली, अरे यह तो बिल्कुल आदमी की आवाज़ में बोल लेता है। नानी विष्णु की चर्चा तो दूर दूर तक फैली है। हाँ हाँ, मैं भी जरूर सुनूंगी, नानी ने कहा। तब तक राधा मुंह धोकर आ गई थी। बोली, नानी बहुत भूख लगी है, जल्दी से मालपुए दो। नानी उठकर रसोई में चली गई, थाली में ढेर सारे मालपुए लेकर आई। बोली, तुम खाना शुरू करो, मैं पराठे भी बना देती हूँ। गुल्लू ने चुटकी ली, नानी आप इसे पकवान खिलाती रहीं तो ये महीने से पहले यहाँ से जाने वाली नहीं है। तो क्या, मैं तो चाहूँ मेरी नातिन हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद तो अब मैं इसी में उसकी सूरत देख संतोष कर लेती हूँ। कहते कहते नानी की आंखें डबडबा आई। नानी को उदास देख गुल्लू और राधा भी उदास हो गई। मुझे भी दो, मुझे भी दो, विष्णु की आवाज़ ने गमगीन माहौल में चुप्पी तोड़ी। राधा ने एक प्लेट में 3-4 मालपुए डालकर प्लेट विष्णु की तरफ सरका दी। विष्णु और हरि दोनों खाने लगे। हाथ धोकर गुल्लू भी राधा के पास आसन पर आ बैठा। रसोई में पराठे बनने की गंध ने उनकी भूख को और बढ़ा दिया था। तो दोस्तों, यहाँ हमारा 27वां पाठ समाप्त हो जाता है और कल हम अगले पाठ पर जब चर्चा करेंगे तो फिर और विषयों की भी चर्चा होगी। तो आज मैंने आपको बताया गुल्लू और सतरंगी। इस उपन्यास के लिए जिन बच्चों ने मुझसे राय मांगी थी वो मैंने उनको जवाब दे दिया है। अगले पाठ पर हम कब चर्चा करेंगे, तब तक आप इसके प्रति उत्सुकता बनाए रखिए। नमस्कार।